स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा आपको पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। और सैटरडे को आपको जो पढ़ाया गया है अभी तक, उसके संबंध में एक असाइनमेंट दिया गया था। तो मैं आशा करती हूँ कि विद्यार्थियों ने उसको करने का प्रयास किया होगा। और जो नहीं, जिन बच्चों ने किया है वो एक बार सभी लेक्चर्स को आप बच्चों ध्यान से सुन लें। आप जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है उसको पढ़ लें और उस बेसिस पर आप लोग उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ आपकी स्वयं के स्तर पर आप अपनी अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। उनकी हेल्प ले लीजिए आप अपने लेक्चर्स की, और कोशिश करिएगा कि जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो इस वीक उनको सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके थे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और कौन कौन से इसके युग रहे हैं। उदारवादी युग, उग्रवादी काल और जो गांधी का पीरियड है उसको हमने स्टडी किया था। और फाइनली हमने बच्चों ये पढ़ा था कि भारत को कैसे स्वतंत्रता मिली, है ना। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और कौन कौन से कारण उसके लिए प्रभावी रहे। किस तरह से हमने अध्ययन किया कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और समस्त जगह उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और भारत की जनता का बहुत दमन हुआ, बहुत शोषण हुआ, बहुत जो है एक तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार भारतीयों के साथ किया गया। और उदारवादी आंदोलन जो सुधार की नीतियों में विश्वास करता था, प्रार्थना पत्र में और अहिंसात्मक कार्यवाही में, वो उसके बाद हमने देखा उग्रवादी आंदोलन जो उग्र नीतियों में विश्वास करता था, क्रांति में विश्वास करता था। लेकिन हमने फिर बाद में यह जाना कि किस तरह से जब गांधी ने प्रवेश किया भारत की राजनीति में, तो उन्होंने कैसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। और इस काल की प्रमुख हमने जो घटनाएं थी और जो गांधी की पीरियड की जो मेन जो उनके वो रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इसका हमने अध्ययन किया था। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इस स्वतंत्रता के पीछे एक लंबी लड़ाई है। बहुत सारे जो हमारे देशभक्त थे उनकी जानें गई और बहुत कष्ट जनता ने सहा और एक लंबे संघर्ष का परिणाम है आज जिस आज़ादी को हम उपभोग मिला रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही स्वतंत्र अधिराज्य 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए। और 15 अगस्त 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, उसके अनुसार भारतीय महाद्वीप पर ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। कांग्रेस चाहती थी कि जो ये दो स्वतंत्र अधिराज्य बने थे भारत पाकिस्तान, उनके दोनों के गवर्नर जनरल एक ही रहें, जिससे कि संक्रमण काल की समाप्ति शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। लेकिन पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तथा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना बने। तो भारत की जो स्वतंत्रता रही है उसमें कई तत्वों का योगदान रहा है। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत की जो स्वतंत्रता को प्राप्त करने में कौन कौन से तत्व सहायक रहे। तो एक तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति थी, जैसे गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जब संदेश दिया, भारत की जनता को उन्होंने करो या मरो का संदेश दिया, तो एक तरह से पूरे देश में राष्ट्रीय जागृति व्याप्त हो गई थी। और जो आज़ाद हिंद सेना के नायकों पर अभियोग और सैनिक विद्रोह की घटनाओं ने इस राजनीतिक जागृति का परिचय भी दिया। तो एक तरह से जो राष्ट्रीय चेतना थी वह जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय अपने चरम पर थी। और जो दूसरा फैक्टर हम देखते हैं वह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो इंग्लैंड की स्थिति बहुत मजबूत थी, वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड की स्थिति कमज़ोर हुई और उसकी अर्थव्यवस्था में भी कमी आई, सैनिक शक्ति पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटिश की शक्तियों में कमी आई और ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं रहा कि वह भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के आर्थिक और सैनिक भार को सहन कर सके।
तो इंग्लैंड की जो कमज़ोर स्थिति थी वह इंग्लैंड को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। 1940 के बाद ब्रिटिश जनमत भारत के पक्ष में हो गया था। ब्रिटेन के चुनावों में मजदूर दल के जीतने का कारण यह भी था कि मजदूर दल भारतीय हित से सहानुभूति रखता था। ब्रिटेन की प्रजातांत्रिक सरकार अपने देश के जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकी थी और इसलिए उसे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी। वे इंग्लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी थे और जो सैनिक विद्रोह और फिर माउंटबेटन योजना जो स्वीकार की गई, जब लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया तो भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग की सांप्रदायिक बाधा भी नष्ट हो गई और जिससे कि भारत को आसानी से स्वतंत्रता मिल सके। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारत की स्वतंत्रता किसी एक तत्व का परिणाम नहीं है, यह अनेक तत्वों के सामूहिक प्रभाव का परिणाम है। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत कई लोगों ने त्याग किया, कई बच्चों बहुत आज़ादी की लंबी लड़ाई चली, कई लोगों ने अपना बलिदान किया और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसी घटनाएं थी, कुछ ऐसे दबाव थे। तो ये एक लंबा हमको अध्ययन अपने हमारे राष्ट्र की जो स्वतंत्रता आंदोलन का है उसका करना भी चाहिए। बच्चों, हमको जानकारी होनी भी चाहिए कि आज जिस स्वतंत्रता का आनंद हम उठा रहे हैं वह कितने ही देशभक्तों के त्याग का परिणाम है। तो गांधी का तो इम्पोर्टेंट योगदान, और गांधी जी के साथ कई और महान नेता हमारे देश में कई महान नेता रहे हैं जिन्होंने अपना त्याग किया, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया और जिनके मन में बस एक ही जज्बा था कि देश को आज़ादी दिलानी है और उन्होंने अपने प्राणों पर खेलकर अपनी जानें देकर देश को आज़ादी दिलाई। तो आज ये आज़ादी हमारे लिए बहुत ही कीमती है, अमूल्य है। तो जो भारत का राष्ट्रवाद का गांधीवादी युग 1920 से प्रारंभ होता है, ये हमने पढ़ा था, और 1920 से 47 तक का जो ये पीरियड था इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR राजगोपालाचारी, ये सभी प्रमुख थे और इन सभी ने अपना बहुत ही अहम भूमिका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में निभाई है। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि केवल गांधीवादी युग में ही गांधी जी इम्पोर्टेंट मतलब नहीं रहे, बल्कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की जो भूमिका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी रही है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने 1919 में कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसके बाद वे आजीवन राष्ट्रीय आंदोलन के प्राण बने रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान इस बात से भी हम समझ सकते हैं कि जब गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया उसके बाद से राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग, गांधीयन एरा के नाम से जाना जाने लगा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक के बाद एक राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करते हुए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया और यही कारण था कि उन्हें राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं कि उन्होंने नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। पहले क्या था, महात्मा गांधी के आने से पहले जो उदारवादी थे वो क्रमिक सुधार में प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडलों की नीति को अपनाने में विश्वास करते थे और जो उग्रवादी धारा थी जिसका नेतृत्व लाल, बाल और पाल, है ना, बाल गंगाधर तिलक, इनके हाथों में था। तो इस समय तक भी राजनीति बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग तक ही सीमित रही, लेकिन महात्मा गांधी ने पहली बार देश के प्रत्येक जन को, हर इंसान को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का कार्य किया। मतलब बच्चा बच्चा भी उनके इस आंदोलन में सक्रिय होकर भूमिका निभा रहा था। तो
जहां उदारवादियों की नीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया जा रहा था और जहां उग्रवादी क्रांति लाना चाहते थे, क्रांति के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन गांधी ने इन दोनों ही विचारों की जो अपर्याप्तताएं थी उनको समझा और अहिंसात्मक क्रांति के मार्ग का प्रतिपादन किया। गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन किए गए और इसी के बल पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता भी मिली। तो महात्मा गांधी का यह जो प्रयोग था, यह कार्य था, वह पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण था। एक नया दृष्टिकोण पूरे विश्व ने विकसित किया गांधी के अहिंसात्मक कार्यक्रम के प्रति। हम सभी जानते हैं बच्चों, सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप से गांधी जी को जाना जाता है। तो महात्मा जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को नवीन कार्यक्रम प्रदान किया गया। असहयोग के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि भारत की जनता के द्वारा अपने आप को ब्रिटिश शासन की शिक्षण संस्थाएं, नौकरियां, अदालतें, उत्सव, दरबार से अलग कर लेना चाहिए। विदेशी माल का बहिष्कार हुआ, ब्रिटिश सरकार को कर नहीं दिए गए। तो गांधी जी ने संदेश दिया भारत की जनता को कि यदि आप ब्रिटिश की जनता को सहयोग नहीं दोगे तो उनका जो सारा तंत्र था, जो सारी व्यवस्था थी, वह ठप हो जाएगी। गांधी जी का जो आंदोलन था, उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं था, बल्कि एक नवीन और सभी दिशाओं में विकास की ओर उन्मुख भारत का अभ्युदय था, उत्थानकारी भारत। उन्होंने जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक स्थिति थी, जहाँ कहीं कहीं कमी थी, उसको सही दिशा में लाने का पूरा प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने कई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स चलाए, रचनात्मक कार्यक्रम चलाए। जैसे महिलाओं के उत्थान की बात कही, जो घरेलू उद्योग हैं उनका प्रचार किया, चरखे चलाना, मदिरा पान पर रोक। तो इन रचनात्मक कार्यक्रमों के आधार पर गांधी जी एक सर्वोदयी समाज की स्थापना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग में जो बाधाएं थी, महत्वपूर्ण रूप से सांप्रदायिकता और अस्पृश्यता की बात करें तो गांधी जी तो आपको पता ही होगा बच्चों, हरिजन उन्होंने नाम दिया और अस्पृश्यता को हिंदू समाज का कलंक मानते थे। वे इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे कि दलित वर्गों को समाज के अन्य वर्गों से पृथक मानते हुए उन्हें निम्न समझा जाए। वे सांप्रदायिकता को भारत के लिए विष मानते थे, एक जहर की भांति है। उन्होंने हमेशा ही इस पे बल दिया, स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता पर बल दिया और सांप्रदायिकता का उन्होंने स्वतंत्रता के लिए उसको अहितकारी माना। सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने के प्रयासों में ही 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को अपने प्राणों से जाना पड़ा, प्राणों से हाथ धोने पड़े, जीवन की आहुति दी गई उनके। पर महात्मा गांधी का जो महत्वपूर्ण योगदान हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। वे एक आध्यात्मिक संत थे, एक स्पिरिचुअल सेंट हम उनको, गांधी जी को मानते हैं, क्योंकि हमेशा उन्होंने शांति के मार्ग पर चलना उचित समझा, विश्व शांति की बात कही, सत्य और अहिंसा का समर्थन किया, सत्य और अहिंसा के मार्ग का उन्होंने हमेशा समर्थन किया। तो भारत की जीवन की विशेष परिस्थितियों के कारण राजनीति में प्रवेश कर राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। गांधी जी ने कहा भी था कि जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है, क्योंकि धर्म से अलग तो कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु का जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। मतलब राजनीति के अंतर्गत धर्म जरूरी है ना। धर्म से उनका मतलब जो नीति पर चलना की बात उन्होंने कही। तो गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में रहा है। और जब 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई तो डॉक्टर स्टेनले ने लिखा कि हत्यारे ने गोलियां महात्मा गांधी और उनकी विचारों का अंत करने के लिए चलाई थी, परंतु उनका फल यह हुआ
कि वे विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की ठाती बन गए। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए। तो गांधी का बहुत बड़ा योगदान है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। जिस स्वतंत्रता का आज हम उपयोग कर रहे हैं, जिस स्वतंत्र वातावरण में आज हम जी रहे हैं, उसमें कई उसको आज जो हमारी पीढ़ी जिसको भोग रही है और आगे वाली पीढ़ियां जिसका आनंद उठाएंगी, तो हम सबको इस स्वतंत्रता का मूल समझना चाहिए और उत्तरदायी नागरिक होने के नाते हमारा देश के प्रति जो फर्ज है उसको अदा करना चाहिए। और यह बात ज़रूर समझनी चाहिए कि यह आज़ादी एक बहुत बड़े त्याग, बहुत लंबे संघर्ष का परिणाम है।